Hello students, how are you all? I hope you all are taking good care of yourself. Students, today we'll be starting with a new chapter of democratic politics, that is chapter number 3, constitutional design. At the end of the video, I'm not giving you any test, rather there will be a general question, so you have to give me your opinion or suggestion in the comments. So, without any further ado, let's roll the intro. Chapter number 3, Constitutional Design. So here is a brief content as to what we will be reading in this chapter. First, democratic constitution in South Africa. Second, why do we need a constitution? Third, making of Indian constitution. Fourth, guiding values of Indian constitution. The very first topic we will be starting with is why do we need a constitution, or why there is a requirement of constitution. Now, before starting today's class or understanding the need of constitution, let us understand in brief about the Constitution of South Africa, one of the finest constitution of the world. Although this topic is not there for your exams, but this is the base. So we'll be doing this topic as well in brief. No question will be coming in your exam from this topic, but this is a base just to understand the need of constitution. We have to study this topic as well. Okay, what exactly happened with South Africa, right? Democratic constitution in South Africa. Democratic constitution in South Africa. Apartheid. Okay, there was a system that was prevailing at that time in South Africa called apartheid. I'm talking about year 1948. In 1948, there was a system that was being prevailing called apartheid. Now what do you mean by apartheid? Apartheid is a system of racial discrimination. Racial means on the basis of color. So, in South Africa, people are being discriminated on the basis of कलर कलर के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एंड दिस सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड अपार्थाइड. ठीक है, तो वहाँ पे एक सिस्टम प्रिवेलेंट था जिसका नाम है अपार्थाइड सिस्टम इन विच द इंडिविजुअल्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ठीक है आपने बता दिया कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किन के बीच में किया गया ये डिस्क्रिमिनेशन, यही क्वेश्चन है. चलो देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में किया जाता था. वाइट्स जो कि माइनॉरिटी थी, पर फिर भी वाइट्स एक तरह की रूलिंग पार्टी थी, और मेजॉरिटी होने के बाद भी जो ब्लैक्स हैं उनको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता था. तो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक्स के लिए. ठीक है, देखते हैं किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है. नॉन वाइट्स, वेन एवर आई टॉक अबाउट नॉन वाइट्स दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक्स. ठीक है, और सम इंडियंस एज वेल. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन द प्लेसेस वेयर वाइट्स वर लिविंग. जहाँ जहाँ वाइट्स रहते थे वहाँ पे नॉन वाइट्स का आना अलाउ नहीं था. ये फर्स्ट है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन वाइट्स का वहाँ आना जहाँ पे वाइट्स रह रहे हैं अलाउ नहीं था, और अलाउ तब होता जब वो परमिशन लेके आते. सिर्फ परमिशन पे ही नॉन वाइट्स या ब्लैक्स जो हैं वो वाइट्स की प्लेसेस पे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड क्या था? ब्लैक्स एंड वाइट्स वर सेपरेटेड. एक तरह की सेपरेटेड, एक तरह की सेग्रीगेशन पॉलिसी थी उस टाइम पे ब्लैक्स और वाइट्स के अमंग. ठीक है, किस तरह की सेग्रीगेशन पॉलिसी? बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स हैड सेपरेट ट्रेन्स, टॉयलेट्स, बीचेस, बस, होटल्स एंड इवन चर्च. ब्लैक्स का अलग, वाइट्स का अलग. ब्लैक्स के अलग बीच, वाइट्स के अलग बीच. ब्लैक्स के अलग टॉयलेट्स, वाइट्स के अलग टॉयलेट्स. ब्लैक्स के अलग बसेस, वाइट्स के अलग बसेस. ब्लैक्स के अलग चर्च हैं, वाइट्स के अलग चर्च है. तो एक तरह का सेग्रीगेशन पॉलिसी, सेपरेशन पॉलिसी थी ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में. फिर ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन. ब्लैक्स को बिल्कुल परमिशन नहीं थी कोई एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए, कोई यूनियन फॉर्म करने के लिए, और ना ही वो अपने इल ट्रीटमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर सकते थे.
क्यों? अगर उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म की तो उनके साथ बैड ट्रीट किया जाएगा और इल ट्रीटमेंट के लिए भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. अगर कोई प्रोटेस्ट करता, दोज हु प्रोटेस्टेड वर ट्रीटेड टेरिबली, या तो उनको मार दिया जाता था या फिर उनको जेल, इम्प्रिजनमेंट मिलती थी. नेल्सन मंडेला जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. इनकी पूरी स्टोरी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अभी के लिए इतना जान लो, नेल्सन मंडेला ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सो कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम एंड ही हैड टू स्पेंड 28 ईयर्स इन प्रिजन. ठीक है, तो कोई भी प्रोटेस्ट करता तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता, बहुत हार्श होता. नो वोटिंग राइट्स टू ब्लैक्स. ब्लैक्स की वोटिंग राइट्स जो थी, उनको ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं दी गई थी. वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स आर मेंट फॉर दी वाइट्स ओनली. तो एक तरह से जो हमने फ्रांस में पढ़ा था थर्ड एस्टेट के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था, सिमिलरली साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स का भी कर सकते हैं. हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका में जो थर्ड एस्टेट बियर कर रही थी एक्सप्लॉयटेशन, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक तरह का सिस्टम था जिस विच इज़ नोन एज अपार्थाइड सिस्टम. और इस एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. और ये है पूरा डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से ब्लैक्स वर ट्रीटेड टेरिबली, ब्लैक्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय वाइट्स. Even if they were the majority, they were the 3/4 of population, but still they were exploited by whites. ठीक है, अब नेल्सन मंडेला की स्टोरी पढ़ते हैं. स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला. Students, can you tell me who was Nelson Mandela? Yes, he was the former president of South Africa from 1994 to 1999. After spending 28 years in jail, he came to his country in 1994 and then he became the president of South Africa from 1994 to 1999. He and 7 others, so what happened exactly with him? Let's see. He and 7 other leaders opposed apartheid system. इनके साथ 7 और leaders ने भी अपोज किया apartheid system. और हम सबको पता है कोई भी अपोज करेगा तो उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होगा, हार्श ट्रीटमेंट होगा, या तो मार दिया जाएगा या फिर इम्प्रिजनमेंट. और रिजल्ट क्या रहा, दे वर सेंट टू जेल इन 1964. इनको 1964 में इनको जेल हो गई थी. क्यों? बिकॉज दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम एंड ऑल अपोज or protest against this so-called apartheid system were treated so badly, just like Nelson Mandela. Nelson Mandela spent 28 years in prison. समझ आया? नेल्सन मंडेला ने भी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और रिजल्ट क्या रहा, इम्प्रिजनमेंट 1964 में. उसके बाद इन्होंने 28 ईयर्स प्रिजन में बिताए और उसके बाद 1994 में आकर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. समझ आ गई इनकी स्टोरी? ठीक है, स्मॉल स्टोरी है, हमने पहले ही कर चुकी है कि कोई भी अगर अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा तो या तो उसको मार दिया जाएगा या फिर इम्प्रिजनमेंट. नेल्सन मंडेला ने करा और उनको जेल हो गई. कितने ईयर्स की? 28 ईयर्स की. ठीक है, ओके. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस. इसके बाद या फिर कंटिन्यू में ही एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी ना, ऐसे ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दे आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूड करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. नेम क्या है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, बट दिस टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस. नेम क्या है इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? यूनियन ऑफ वर्कर्स. इन्होंने ब्लैक्स के लिए एक तरह से लड़ाई की. ठीक है, यूनियन ऑफ वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सम वाइट्स. ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूड करते थे. ये सारे मेंबर्स थे. यूनियंस ऑफ वर्कर्स, सारे एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सम वाइट्स ऑल्सो. So they were included in this umbrella organization named African National Congress. They were treated so badly but still they continued protest. हमने देखा है, हमने कहा है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग all the people who form association they will be treated so bad. ठीक है, बट इन्होंने क्या करा, इतना इल ट्रीटमेंट होने के बाद भी दे कंटिन्यूड द प्रोटेस्ट. और इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट इनके फेवर में रहा. वाइट यूरोपियंस हैव टू सरेंडर. उनको अपने हाथ खड़े करने पड़ गए. नहीं, वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू. क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी ब्लैक्स की, उनके सपोर्टर्स थे वो 3/4, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी. और एक बार अगर मेजॉरिटी
भारी पड़ गई वाइट्स पे, तो वाइट्स को तो क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा, राइट। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन इन साउथ अफ्रीका इन 1997, ठीक है। दिस shows that now South Africa is a democratic country and has its own constitution. तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इमर्जेस नोन एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने इतना बैडली ट्रीट करने होने के बाद भी दे स्टिल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। रिजल्ट क्या रहा, वाइट यूरोपियंस हैव टू सरेंडर। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड डाउन इन साउथ अफ्रीका इन 1997 विच इज़ वेरी न्यू, है ना, बहुत लेटेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका। क्या सिस्टम था, क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, नेल्सन मंडेला के साथ क्या हुआ, फिर ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई और इसका रिजल्ट क्या रहा, समझ आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ South Africa. Now let's start with the main topic. Why do we need a constitution? We will consider the example of South Africa. मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट टॉपिक कराया है क्योंकि साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से इसको ये जो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, वाई डू वी रियली रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट से ही पढ़ेंगे। इसीलिए मेरे को साउथ अफ्रीका का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वी विल कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। वी नीड when the need of framing constitution arises, this thing also we will understand in context to Africa only, ठीक है। To lay down the constitution there were certain problems that came। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें, ये तो अब बात की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, मैं साउथ अफ्रीका की ही बात कर रही हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर आए ना, जब वाइट्स और ब्लैक्स ने दे बोथ कॉम्प्रोमाइज्ड, इन्होंने कहा कि ठीक है, वाइट्स ने जब सरेंडर कर लिया, ये उसके बाद की बात है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई साउथ अफ्रीका के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, देखो, फर्स्ट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड नेवर ट्रस्टेड ईच अदर। ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड मतलब वही जो बैड ट्रीटमेंट करने वाला है और जिसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड नेवर ट्रस्टेड ईच अदर। इनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। ऑल्दो नॉन वाइट्स ने सरेंडर कर दिया था, पर ब्लैक्स और वाइट्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था। क्यों? डिमांड ऑफ ब्लैक्स को क्या चाहिए था, मेजॉरिटी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ब्लैक्स को लगता था कि वाइट्स जो हैं वो फिर से रूल करने लगेंगे, ठीक है, और वाइट्स को लगता था कि ब्लैक्स क्या लेंगे, रिवेंज लेंगे। तो एक तरह का दोनों को ट्रस्ट नहीं था। अब डिमांड्स पे आते हैं। डिमांड ऑफ ब्लैक्स, मेजॉरिटी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। पहला चाहते थे, ब्लैक्स क्या चाहते थे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। और दूसरा, सारी राइट्स, बी इट वोटिंग राइट और एनीथिंग, इन सबको सारी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए। वोटिंग राइट भी नहीं थी, पता है ना हमें, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं। हम साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में ही लेके करेंगे इसको। कॉन्स्टिट्यूशन जब साउथ अफ्रीका का बनाया तो बनाने पे आए लोग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। पहली प्रॉब्लम क्या थी, वाइट्स और ब्लैक्स को ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। ब्लैक्स को लगता था कि वाइट्स फिर से मेजॉरिटी रूल वाइट्स जो हैं वो फिर से रूल करने लग जाएंगे, और वाइट्स को लगता था कि ब्लैक्स हमारे साथ रिवेंज लेंगे, ठीक है। ये इन दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था। दूसरा, ब्लैक्स की मेन डिमांड क्या थी कि मेजॉरिटी जो है शुड फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि वो मेजॉरिटी थे, ऑब्वियसली दे विल डिमांड इट, एंड दे वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। वो चाहते थे सारी वोटिंग राइट्स, सारी सोशल इकोनॉमिक राइट्स उनको मिले। वहीं पे वाइट्स की क्या डिमांड्स थी, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, अपने प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना, ये चाहती थी वाइट्स की, जो ये प्रॉपर्टी है उनसे वो ब्लैक्स ना छीन ले। तो ये उनकी डिमांड थी। After long discussions, after long negotiations, both parties agreed to compromise. बहुत long debates, discussions के बाद दोनों पार्टी ने compromise करना स्टार्ट किया, दोनों पार्टी ने समझौता करना स्टार्ट किया, ठीक है। Now you will ask me, मैम what type of compromise, क्या क्या compromise किए वाइट्स और ब्लैक्स ने? हमें ये तो पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी, राइट। पहली प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वाइट्स ब्लैक्स की डिमांड्स थी, ये दो डिमांड है और ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए।
वाइट्स की डिमांड थी कि अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत लॉन्ग नेगोशिएशंस और डिबेट्स डिस्कशन के बाद इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा। अब क्वेश्चन आता है कि मैम किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़, लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज बाय वाइट्स, कॉम्प्रोमाइज बाय ब्लैक्स। क्या क्या वाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्या क्या ब्लैक्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत ही ईजी वे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट, वाइट्स ने एग्री किया टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। वाइट्स ने एग्री कर लिया, डिमांड थी जो ब्लैक्स की कि हाँ मेजॉरिटी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज समझ आ गया वाइट का। सेकेंड, वन पर्सन वुड हैव वन वोट, मतलब वोटिंग राइट भी अब ब्लैक्स को मिल जाएगी। इन्होंने ये भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये दो डिमांड्स किसकी थी, ये ब्लैक्स की ही डिमांड थी और वाइट्स ने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड वर्कर्स, बेसिक पुअर एंड वर्कर्स के लिए भी कुछ बेसिक राइट्स उनको दी जाएंगी। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स थे, जो ये 3 कॉम्प्रोमाइजेस थे विच वर डन बाय वाइट्स, ठीक है। पहला, जो उनकी डिमांड थी उनको उन्होंने फुलफिल किया एक तरह से, यही समझ आ रहा है मेरे को तो अभी तक, ठीक है। जो ब्लैक्स की डिमांड थी कि हमें मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल चाहिए, हमें वोटिंग राइट चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक राइट चाहिए, वही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब जरा ब्लैक्स पे आते हैं। मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। जो डिमांड वाइट की थी वो उस पर ब्लैक्स भी मान गए। तो ये जो 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 उनकी डिमांड थी उनको एक्सेप्ट करके इन्होंने क्या करा, कॉम्प्रोमाइज़ करा, ठीक है। तो अगर हमें डिमांड समझ में आ गई, इनकी डिमांड ऑफ ब्लैक्स, मेजॉरिटी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, इन दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट करके किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वाइट्स ने। वाइट की डिमांड क्या है, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, इस डिमांड को एक्सेप्ट करके किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ब्लैक्स ने, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज बाय वाइट्स, कॉम्प्रोमाइज बाय ब्लैक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये कुछ क्वेश्चंस छोड़ गया। कैसे क्वेश्चंस, देखते हैं। This compromise gave rise to certain questions. How was the compromise going to be implemented? किस तरह से कॉम्प्रोमाइज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, What was the guarantee that this trust will not be broken in future? ये जो ट्रस्ट है, पहले तो उनको ट्रस्ट ही नहीं था, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो ट्रस्ट है ये फ्यूचर में नहीं ब्रेक होगा, क्या रिटर्न प्रूफ है, कुछ भी तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, डू वी नीड टू राइट डाउन सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड? क्या हमें कुछ रूल्स लिखने चाहिए या फिर वर्बली चलेगा? दीज रूल्स शुड बी रिटन और डिसाइडेड वर्बली। इन रूल्स को हम लिखें या फिर वर्बली हम ओरली डिसाइड करें। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल दैट रूलिंग पार्टी कैन चेंज दीज रूल्स? क्या जो रूलिंग पार्टी है वो इन रूल्स को चेंज करेगी? तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये कुछ क्वेश्चंस छोड़ गया और इन क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस होंगे। सो विल बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे देयर इज अ जनरल क्वेश्चन, देयर विल बी नो टेस्ट, रादर देयर इज अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है। सो यू हैव टू गिव मी योर ओपिनियन। ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका गॉट इक्वालिटी, हाँ जी ब्लैक्स को इक्वालिटी मिल गई थी, बट देर आर सम इंस्टेंसेज इन द वर्ल्ड वेयर रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे रेसिज्म, जहाँ पे ब्लैक और वाइट छोड़ो, जहाँ पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? इफ़ येस देन राइट डाउन, और इफ़ येस और नो, नो मैटर, यू हैव टू गिव योर सजेशन इन दी कॉमेंट, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, आपको इस बेसिस, इस क्वेश्चन पे आपको अपने सजेशंस या ओपिनियंस देने, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, एंड इफ हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू एंड बाय बाय।